So this part is the measure of central tendency. Central tendency means if the data volume are given, so one of the representative data has to be taken. जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बताएं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत के नागरिक का औसत आयु 50 इयर्स था। जब देश आजाद हुआ था तो भारत के नागरिक का औसत आयु 50 इयर्स था। और आज के डेट में मैंने 2021 में भारत के नागरिक का औसत आयु 73 इयर्स है। 73 इयर्स है। तो इसी तरह से अमेरिका, जापान, चीन, माने हर कंट्री के पॉपुलेशन का एक औसत आयु निर्धारित है। और ये औसत आयु, अब आप देखिए कि आयु का निर्धारण जो शब्द है औसत आयु ऑफ इंडियंस, तो इसका निर्धारण कैसे होता। और यदि 1947 में 50 इयर्स था तो क्या वहां पे और लोग जिनका उम्र 50 से ज्यादा था कि नहीं, है ना? क्या उस समय कोई 60 साल, 70, 80 साल के लोग एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं? तो खुद गांधी जी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो उनकी आयु 50 से अबव था। आज के डेट में जब 73 है तो क्या 73 से ज्यादा उम्र के लोग नहीं हैं? यदि है तो ये डेटा का क्या मतलब हुआ? नंबर 1। नंबर 2 कि जो उम्र में बढ़ोतरी हो गई 50 से 73, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे फायदा क्या है? तो हम जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सोचे कि 1947 में रिप्रेजेंटेटिव डेटा था हमारा एज के रिस्पेक्ट में, एवरेज एज 50, और आज के रिप्रेजेंटेटिव डेटा है 73। तो इसका मतलब हुआ कि समय के साथ एवरेज एज बढ़ा है, 50 से बढ़कर 73, माने 23 इयर्स एवरेज एज बढ़ गया। तो एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है, पहली बात। और जैसे भी हो, जो भी डेटा यूज किया, जो भी फॉर्मूला यूज किया, जैसे भी, और वो बढ़ गया, तो बढ़ने से सिग्निफिकेंस क्या मिला हमको? आप देखिए पिछले 2 हफ्ते से कोरोना पैंडेमिक का सेकेंड जो वेव है ये बहुत डेंजरस हो गया ना। और इसकी वजह से जो हम ये उम्मीद किए बैठे थे मार्च फर्स्ट वीक में कि अप्रैल में हम ऑफलाइन मिलेंगे, वो फिर ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। और पिछले 2 हफ्ते में आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, मेडिसिन की बहुत कमी है, और एक एक मेडिसिन जो 1000 रुपये का है उसकी ब्लैकमेलिंग इलाहाबाद में 20-20 हजार में हो रही। तो ये हेल्थ सर्विसेज, बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो किस तरह से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है? क्विक सर्विसेज। एवरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ पेशेंट, ऐसा स्टेट कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है
तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डेफिनिट रेट पर उसको एडमिट कराया जाए। और हो क्या रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट तो कर रहे हैं, लेकिन नॉट विद इन कोरोना पैंडेमिक, कोई और दिखा करके पेशेंट, और तब एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रीटमेंट तो हम कोरोना का ही करेंगे, लेकिन आपको हम दूसरे से कराते हैं। Whatever it may be, I mean to say कि there is improvement in health services, improvement from 1947 to 2021. तो जो हेल्थ के लिए जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई वो पूरे कंट्री में हुआ, और उससे जो है लोगों की जीवन काफी सुधरा है, सेफ है। वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन का एप्लीकेशन भी हो गया, और मैंने कल सेकेंड डोज भी ले ली। और 1 मई से 18 साल के उम्र, सब आप लोग सब लोग 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं? हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. I think all of you are more than 18 years of age. No, sir, only 80. हाँ, सर अभी 18 की है। 18 साल या उससे ज्यादा सब लोग हैं ना इस समय? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए www.covix.ac.in पर। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड से कराइए फटाफट और जाके वैक्सीनेशन लीजिए। तो ये क्या है? दिस वन इज द फ्री वैक्सीनेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस। ऑल दीज आर द गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स। तो रिप्रेजेंटेटिव डेटा का सिग्निफिकेंट क्या है कि हमारा हेल्थ हाइजेनिक सर्विसेज इंप्रूव हुआ है ना। आज तो एकदम से क्रिटिकल है कि बिना मास्क पहने आप निकलेंगे तो फाइन हो जाएगा। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव डेटा का एडवांटेजेस है, उससे हम निकालते हैं। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब कंट्री के बीच में किसी बात पे डिबेट होता है तो उसमें यही सारा डेटा लिया जाता है। अब और दूसरा डेटा का कि जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ 130 करोड़ इंडियंस हैं, इसमें कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। तो एक परसेंटेज का फिगर आ जाता है, इतने परसेंट लोग लिटरेट हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेटा हैं, ऑल दीज आर नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, ऑल दोज आर नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी को हम आगे की तरफ देखें कि इस सेंट्रल टेंडेंसी को करने में कैसे वी आर इन पार्ट। सो यू सी, स्टैटिस्टिक्स जब हम कहते हैं तो इसके 3 पार्ट इधर हो जा रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरा कोरिलेशनल और तीसरा इनफेरेंशियल। तो इनफेरेंशियल में जो पार्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो हम पिछले लेक्चर्स में बात किए हैं कि डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को क्लासिफाई करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डेटा को एनालाइज करना है और डेटा की रिलायबिलिटी चेक करना है और उसके ऊपर डिसीजन लेना है। एक डेटा से दूसरे डेटा के कैसे संबंध है वो कोरिलेशन ऑफ द डेटा हो गया, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। जैसे मैंने कहा 1947 में 50 है और 21 में 73 है, तो हाउ इट इज रिलेटेड, एंड देन इट इज जनरलाइजिंग कि हम ये डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि किस तरह से हमारी हेल्थ सर्विसेज, हमारी एजुकेशन सर्विसेज आगे इंप्रूव हुआ है। तो इस डेटा का जो फिगर है सेंट्रल,
उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहा, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा। तो ये डेटा वॉल्यूम का पार्ट है। और इस डेटा वॉल्यूम पार्ट के लिए हमको क्या जरूरत है, मेजर करने का। हमको जरूरत क्या है, मेजर करने का। तो मेजर वेरिएबल्स में हाउ टू डिफाइन मेजरमेंट, यू सी assigning numbers to objects, events are abstract concepts according to a known set of rule। known set of rule है ना, जैसे एज निकाल रहे हैं तो एक known set of rule है कि डेट ऑफ बर्थ मालूम हो और उसके बाद उसके हिसाब से एज कैलकुलेट हो। सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय स्टीवन in 1946। This permits data to categorize, qualify, and analyze in other, and the meaningful conclusions can be drawn। तो स्टीवन ने पहले तो डिफाइन किया कि जो वेरिएबल्स है उसको कैसे मेजर करेंगे और मेजर्ड वेरिएबल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब सर, हाँ सर पीछे वाला पेज एक बार फिर से कर दीजिए। ये दिस वन, इसके पीछे वाले, ये सर, हाँ हो गए सर। हाँ। So the measured variable, the data gathered during research are known as variables, है ना। हाउस टू हाउस जो सर्वे होता है उसके जो रिकॉर्ड रिजल्ट आते हैं दैट इज कॉल्ड मेजर्ड डेटा। अब ये और कैसे होगा, दिस इज एनी फिजियोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका जब जाते हैं पैरामीटर चेक किया जाता है कि टेम्परेचर कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, और इस तरह के जो डेटा है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, इट इज फिजियोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजिकल डेटा मीन्स जब आप ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी में जाते हैं तो आपका एक आईक्यू चेक किया जाता है, मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, उसके हिसाब से जो पैरामीटर्स निकालते हैं दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डेटा। और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या परफॉर्मेंस है, तो एक ये होगा डेटा। देन इट इज इन्वायरमेंटल डेटा, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब जैसे डे टू डे का टेम्परेचर कितना हो रहा है, विंड्स का टाइम ड्यूरेशन क्या, मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अभी आपने एग्जामिनेशन दिया है उसमें बहुत सारे डेटा आप दिए होंगे, एंड दिस डेटा आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, है ना। सो इफ यू हैव कलेक्टेड डेटा, तो डेटा का जो मेजर होता है, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, नॉमिनल स्केल, ordinary scale, interval scale, and ratio scale, means from lowest to highest, scale का ये डेटा का मेजरमेंट पार्ट से हम चलते हैं। How to define these nominal scale? You see, nominal scale is defined as a measure of identity or category useful for quantifying quality data, provides no information regarding either order or magnitude, ठीक है। ऑर्डर और मैग्नीट्यूड कब होगा, जब कंपेयर होगा। तो अभी जो हाउस टू हाउस सर्वे करके या पेशेंट टू पेशेंट सर्वे करके जो डेटा लेते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा, ठीक है। दिस कैटेगरी मस्ट बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से मिलता नहीं है, अलग अलग, सब अलग अलग डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। देन वो जो डेटा कलेक्ट होता है उसको किसी स्केल पे रखते हैं,
तो मेजर ऑफ द ऑर्डर, उस स्केल पे जब रखते हैं देन इट इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ द ऑर्डर होगा, एंड देन उसकी पार्ट हो जाएगा। यूज टू अरेंज डेटा इन सीरीज, है ना। जैसे ही स्केल पे रखेंगे वैसे ही, जैसे कोई स्केल कर दिया एक्स एक्सिस का स्केल 0 से लेके 20, और डेटा आपको मिल गया 5, 8, 12, 13, 16, 19, तो ये क्या होगा, यूज टू अरेंज डेटा इनटू ए सीरीज, एक क्रम में कर दिया। टाइम के रूप में है डेटा, मान लीजिए 1950, 1960, 70, 80, 90, 20, 21, तो टाइम स्केल के साथ ये डेटा हो जाएगा अरेंज करने का। तो एक स्केल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है। देन प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड, जो डेटा हम अरेंज किए हैं इस डेटा के मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि उसके लिए हमें कोई अलग से फॉर्मुलेशन न किया गया। नाउ हाउ टू चेक इट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, है ना। तो जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात किए हैं कि ब्लड लैक्टोज कंसंट्रेशन माने शुगर का चेक करते हैं, प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट, हार्ट रेट, ब्लड ग्रुप, बेंच प्रेस, ईयर ऑफ बर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यू हैव वेल वर्स विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप जानते हैं इसके 7 यूनिट्स होते हैं और 7 यूनिट्स में फिर हम अरेंज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड समटाइम पास्कल, sometimes bar, sometimes millibar, sometimes Newton per meter square, something like this, 9 per centimeter square, है ना। तो ये जो डेटा है उस डेटा का पार्ट हो गया। नाउ अब जब डेटा हुआ और जैसे ही स्केल पे आपने रखा, है ना, जैसे मैंने कहा 0 से 20 के बीच में जो डेटा है 3, 5, 9, 8, तो ये जो 3, 5, 9, 8 ये एक अलग अलग डेटा है। सो दिस डेटा इज दिस काइंड ऑफ डेटा नोन एज discrete data, and from one end to other when it is linked data, so then it is called continuous data. तो डेटा का जो वेरिएबल है वो 2 तरह का हो गया, एक डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। सो यू सी कि हाउ टू visualize discrete variable can be described using a specific and distinct point on scale. जैसे ये रेट है, ये this one is the rating of perceived extortion. तो perceived extortion में very light, very light, fairly light, fairly hard, very hard, very hard और maximum। तो मान लीजिए एक्सटॉर्शन का मतलब समझते हैं आप, व्हाट इज एक्सटॉर्शन? हेलो, हाँ, ठीक है, वेट करिए। बस ठीक, आपका काम हो गया। बस ठीक। ठीक, cannot be subdivided any further। मैं कह रहा एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन जैसे आप जाते हैं, आप पुलिस का देखिए, मान लीजिए पुलिस ने चौराहे पे किसी को पकड़ा, है ना, तो पकड़ करके वो क्या करता है, वेरी लाइट, पहले आराम से पूछता है क्या बात है, क्यों नहीं है, फिर थोड़ा सा वो वेरी लाइट होता है, थोड़ा टाइट होता है, फिर फेयरली टाइट होता है, फिर फेयरली हार्ड होता है। कुछ कहिए तो आपको एक चमाड़ा जड़ दे तो फेयरली हार्ड, फिर यदि रूल लेकर के पहुंच गया तो हार्ड हो गया, और कहीं थाना लेके चला गया तो वेरी हार्ड हो गया, और थाने में 3 डिग्री का यूज करने लगा तो वेरी हार्ड, और उसके बाद वहां से उठा के जेल भेज दिया तो इट इज मैक्सिमम। तो रेटिंग ऑफ परसिव्ड एक्सटॉर्शन, तो ये एक अलग से एक स्केल कर दिया गया
6, 7, 8 से लेकर के 20 तक, है ना। और उसके बाद एक्सटॉर्शन का एक नाम दे दिया गया, तो देन इट इज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल होगा डिस्क्रीट का, जेंडर मेल फीमेल का, देन दिस इज द एरर, दिस इज द हार्ट, समथिंग लाइक हार्ट। तो इस तरह के जो एक दूसरे से अलग रहने वाले जो डेटा होंगे, these are known as discrete data. Now, continuous variable can theoretically take any value between 2 points on a continuum. लगातार यदि 2 इवेंट्स हो रहे हैं तो उनके बीच का जो वैल्यू है वो एक दूसरे से any value between 2 continuum points are dependent on the accuracy of measuring tool. ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग टूल पे ध्यान देना होता है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग टूल्स रिलेटेड टू द लिस्ट काउंट, और इसके लिए जो बेस्ट प्रोसीजर होता है वो मेजरमेंट करने का टाइम से। देखिए टाइम, दैट इज टाइम में YR मीन्स ईयर, WK मीन वीक, डे 24 आवर्स, आवर 1 आवर, 1 आवर में मिनट 60 मिनट्स, 1 मिनट में सेकेंड 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में मिली सेकेंड 10 to the power -3, then microsecond 10 to the power -6, nanosecond 10 to the power -9, picosecond 10 to the power -12, octosecond 10 to the power -15, -18, -21, -24। तो इस तरह से जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को हम कंटिन्यू करने के लिए बीच का जो इंटरवल है वो कम करते जाते हैं और यूनिट को चेंज करते जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में, 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में इंटरवल हो सकता है, तो 60 मिनट का। अब 60 मिनट में भी 1 मिनट 60 सेकेंड का, तो 60 सेकेंड के भी बीच में इंटरवल होगा, उसको मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड के बीच में माइक्रोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड नैनोसेकेंड, नैनोसेकेंड पिकोसेकेंड, ऑटोसेकेंड, फेम्टोसेकेंड। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके आधार पर यदि हम विजुलाइज करें तो यू कैन फाइंड कि these are the continuous data या continuous variable. Now अब इस continuous variable को चेक करने के लिए जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में आ जाता है वो है, पहला होता है मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर, देन मीडियन, मिडिल स्कोर, एंड देन मीन, अर्थमेटिक एवरेज। ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी का बड़ा जाना पहचाना नाम है ना, मीन, मीडियन, मोड। तो ये जब हम करते हैं तो इसके पहले हमने अभी तक क्या किया कि वी हैव 3 क्लास, है ना, डिस्क्रिप्टिव और इंटरफेरेंशियल एंड एनालिटिकल, एंड देन द वेरिएबल्स में हम लोगों ने लिया it is the continuous variable and discrete variable and continuous variable। तो ठीक है, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के बीच से सेंट्रल टेंडेंसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए, उसके लिए we have to have the 3 way that is known as mode, median and mean. How this can be taken? Indicator of the central tendency, इंडिकेटर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में कोई भी दिया गया हो और जो भी वैल्यू दे दी गई है उस वैल्यू में जो सैलरी है, एनुअल सैलरी 10K मीन्स 10,000, K मीन्स 10 to the power 3, तो 10,000, 11,000, 11,000, 15,000, 15,000, 15,000, 19,000, 20,000, 21,000, 21,000, 22,000, 22,000, 24,000, 25,000। तो ये एनुअल सैलरी दिखा दिया गया लोगों का। अब इस एनुअल सैलरी, लोगों के एनुअल सैलरी के लिए
हम ये कहें कि इसका मोड क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा सेट। तो यू सी द मोड ऑफ डेटा सेट इज this 15K 15K 15K, ये जो 15K है ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है यहाँ पे, जिसे 10 एक है, 11 2 है, 15 3 है, 19 एक है, 20 एक है, 21 2 है, 22 2 है, 24 1 है और 25 1। तो मोड ऑफ दिस डेटा सीरीज क्या हो गया, 15K इंटू वाई इनवर्स माने पर ईयर, क्योंकि यहाँ एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी माने एक साल में। तो एक साल का जो मोड वैल्यू हो गया वो 15,000 प्रति वर्ष हो गया। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 15K पर एनम। ठीक है, तो अब इस तरह का यदि हम डेटा निकालते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, क्विक एंड इजी टू कंप्यूट, एक डेटा मिल गया, अनइफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। एक्सट्रीम स्कोर्स का मतलब हुआ कि 10 किलो का और ये 15 का, इनका जो पार्ट है ये इसका एक्सट्रीम स्कोर से कोई मतलब नहीं है। फिर कैन बी यूज्ड एट एनी लेवल ऑफ मेजरमेंट, है ना, किसी भी स्टेट पर ये हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है क्या है, टर्मिनल स्टैटिक, जो बाहर के है एक्सट्रीम वैल्यू है उसका कोई इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। A given subgroup could make this measure unrepresentative, बिल्कुल सही है। कोई कहता है भाई एवरेज सैलरी कितना है, 15,000 है, जो 10,000 मिल रहा है वो तो ये नहीं कहेगा ना कि भाई 5,000 हमको दे दो, या 25,000 जिसको मिल रहा है वो कहे कि 10,000 मुझसे ले लो। यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। द सेकेंड वन इज मीडियन। इसी डेटा सेट का मीडियन यदि निकालना है तो मीडियन का मतलब हो गया कि उसका मिडिल पॉइंट, हेलो जाने दीजिए, उससे क्या मतलब, किसी को डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक, 50 परसेंटाइल है तो 50 परसेंटाइल जो होगा वो n+1/2 है ना, जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में जो भी उसका नंबर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट इज 50 परसेंटाइल मिडिल। हमने कहा था ना कि परसेंटेज और परसेंटाइल, तो दिस इज द परसेंटाइल माने पोजीशन। अब इसकी मिडिल पोजीशन किसका किसका आ रहा है, यू सी 19K और 20K। तो 19K 20K के लिए यदि हम देखें तो फॉर एन इवन नंबर ऑफ द स्कोर टेक्स द मीन ऑफ मिडिल ऑफ 2, मिडिल ऑफ 2 का मीन, तो मिडिल ऑफ 2 माने 19K और 20K। तो 90K और 20K का मतलब हो गया कि दिस इज 39/2 दैट इज 19.5। तो मीडियन कितना आया, 19.5 थाउजेंड पर ईयर। तो इसी डेटा स्कोर का मीडियन क्या हो गया, वो हो गया 19.5K पर ईयर। मोड क्या था, मोड 15K पर। तो डेटा क्या है, डेटा का रिप्रेजेंटेटिव बदल रहा है, किस वे में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, यू सी अनइफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, जैसे वहां पे था कि ये 10,000 लोवेस्ट और 25,000 मैक्सिमम का कोई इफेक्ट इस पे नहीं है। कैन बी यूज्ड एज एट ऑल लेवल above nominal, and then disadvantage only consider ordered, only consider the order value ignored, है ना, only consider order value। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू का जो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लेते हैं। द थर्ड वन इज मीन। सो वी कैन टेक द मीन बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या है, राम drove 100 miles from Allahabad to Varanasi. AD means Allahabad, you can take VSI माने वाराणसी, at 100 miles per hour। 100 miles per hour के हिसाब से ड्राइव करते हैं। But he caught in traffic on his return journey। लेकिन जब वो बनारस से इलाहाबाद लौट रहे हैं तो वो जाम में फंस गए, है ना। So was limited to 50 mile per hour। तो जाम में फंस गए तो क्या हुआ, उनका स्पीड कम हो गया।
तो अब इसका एवरेज यदि हम लेंगे या इस तरह से डेटा पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी, इंटायर जर्नी के वजह से क्या इसका स्पीड होगा। तो इंटायर जर्नी की स्पीड जो भी होगा उसे कुछ रियलिटी इस तरह से आप ये चेक नहीं कर सकते। तो एक तो हो गया आपका मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन। देन मीन्स में भी दो और होता है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन के साथ साथ ये तीन एपी, जीपी, एचपी जो मैथमेटिक्स में बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं। सो दिस इज एफ मीन्स, ट्रंकेटेड मीन, पावर मीन, वेटेड एवरेज मीन, है ना। सो द सैलरी मीन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ एक्स, है ना, एज यू नो वेरी वेल कि इस डेटा सेट का यदि हमें निकालना है तो वी हैव a simple way and then we can calculate it is 17.9 thousand per year. So advantage क्या है, very sensitive measures, माने all the data sets are participating in the calculation, सारे के सारे values में आ जाते हैं, takes into account all the available information, can be combined with mean of other groups to give the overall meaning. And disadvantage क्या है, it is very sensitive measurements, can only be used on interval of ratio data, can only be used when scores are symmetrically above. And then this can be measured in the graphical and this normal distributions can be taken. The Gauss culprit, this Gauss has 1809 to identify, and this was Abraham D. Morers, published in 1940. If the data sets are here, something energy intake calorie per day, 14,000 joule या 2,500 joule, 3,000, 4,500 और 5,000 this joule यदि कोई एनर्जी ले रहा है तो एनर्जी और उसकी संख्या, नंबर ऑफ पीपल 0 to 160, तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, natural occurring, asymmetrical occurrence, and then systematic occurring. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि है तो उसके बीच में जो मीन, जो मोड, मीडियन और ये वैल्यू है वो तीनों वैल्यू एक साथ ही होगा। टाइम 1 मिनट बचा है और ये इसको हम वाइंड अप करेंगे सिग, और इसके अलावा दो और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस नेगेटिव स्क्यू and there is other is the positive skew. This is the positive skew. So in positive skew और negative skew में mean, median, mode की ये value change हो जाता है. So this is all about the today lecture regarding the distribution of the part, and these are the objectives, and these objectives had the different kind. So it is the end of the lecture.